नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए बुधवार की रात पूरी तरीके से भयावह रही। बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को लिमिटेड कर दिया, यानी कि वो ट्वीट नहीं कर पाए। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसे की डिमांड की गई। हालांकि अभी फौरी तौर पर इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स समेत न जाने कितने दिग्गजों का ट्विटर अकाउंट एक साथ हैक कर लिया गया और हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया, आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए, हम आपको 2 गुना पैसा देंगे। इसके अलावा ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि अब वक्त आ गया है कि हमने समाज से जो कमाया है उसे वापस लौटाएं, और इन्हीं ट्वीट के साथ बिटकॉइन के जरिए पैसा देने की भी बात कही गई। हालांकि ट्विटर के जरिए भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। ट्विटर ने कहा कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो पता चला है उस आधार पर कंपनी ने कहा, हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक डिटेक्ट किया है। ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने हमारे कुछ कर्मचारियों के अकाउंट्स को इंटरनल सिस्टम और टूल्स के सहारे सफलतापूर्वक टारगेट किया। ट्विटर की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि अटैकर्स ने इंटरनल एक्सेस को कई पॉपुलर अकाउंट, जिनमें वेरीफाइड भी शामिल हैं, इससे अपने कंट्रोल में लिया और उनके बदले ट्वीट किया। कंपनी के मुताबिक अभी भी इस मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अटैकर्स ने और किस तरह से इन अकाउंट्स का गलत यूज किया और किस तरह की जानकारियों को एक्सेस किया है। ट्विटर ने कहा कि जैसे ही इस मामले के बारे में कंपनी को जानकारी मिली, सभी प्रभावित अकाउंट्स को तत्काल लॉक कर दिया गया। अटैकर्स द्वारा किए गए ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया गया। और इतना नहीं, कंपनी ने यह भी कहा कि काफी मात्रा में ट्विटर अकाउंट्स के कुछ फंक्शंस को लिमिट कर दिया गया, जैसे वेरीफाइड अकाउंट्स को जिनमें हैकिंग नहीं हुई थी, उन्हें भी सेफ्टी रीजंस की वजह से लिमिट कर दिया गया है। जांच चल रही है और इन अकाउंट्स की फंक्शनैलिटी को लिमिट कर दिया गया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी साइबर एक्सपर्ट प्रिया साखला जुड़ चुकी है। प्रिया जी, जिस प्रकार से इन ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया, और वो भी छोटे मोटे नहीं, कई मशहूर हस्तियों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया, जैसे बराक ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस आदि, इन तमाम मशहूर हस्तियां हैं। और कहा जाता है इनमें से 2 तो ऐसी हैं जिनके पास में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। और इन अकाउंट्स को हैक करके कॉमन मैसेज यहां से ट्वीट किया गया कि आप हमें बिटकॉइन दो और आप जितना बिटकॉइन हमें दोगे उसकी 2 गुनी कीमत का पैसा हम आपको देंगे। तो क्या ये सिर्फ एक शरारती काम था या फिर इसके पीछे भी इन हैकर्स का कोई गहरा मकसद है? सर, ये स्कैम जो है इस टाइप का पहले भी हुआ है, मगर इस बार जो स्कैम हुआ है उन्होंने टारगेट सिर्फ हाई प्रोफाइल अकाउंट को किया है। जैसा ट्विटर पे जो फंक्शनलिटी मिलती है वहां पे वो सिर्फ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो जो भी हाई प्रोफाइल अकाउंट हैक हुए हैं तो हम ये श्योर कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड कंट्री को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है जी। और दूसरा चीज, जो अकाउंट हैक किए उसमें हैकर का मेन मकसद ये होता है कि उनके जो यूजर नेम होते हैं काफी सिंपल होते हैं और इजी टू रिकॉग्नाइज होते हैं, और ये यूजर नेम सेल करना एक इलीगल एक्टिविटी नहीं है और काफी इजीली हाई अमाउंट में सेल हो जाते हैं जी। तो मेन पर्पस उसका हैक करने का यही रहा होगा। बिल्कुल प्रिया जी, हालांकि ट्विटर अकाउंट्स को ये जो हैक किया गया, हालांकि इससे अभी ज्यादा कुछ हानि होने की बात यहाँ पर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल का स्पेशल यूथ जो कि इन सोशल मीडिया साइट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव है, और ना सिर्फ यूथ बल्कि कई मशहूर हस्तियां हमारे देश की भी ट्विटर पर काफी एक्टिव है। तो अगर हम आगे आने वाले भविष्य की बात करें तो क्या अब हमें भी अपनी सिक्योरिटी ने सोशल साइट्स पर और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? सर, ट्विटर ने ये चीज कंफर्म कर ली है कि जो हैकिंग हुई है इस वक्त वो यूजर साइड हैकिंग नहीं है, तो जितनी भी आम पब्लिक है वो, या फिर एक हस्ती की या पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन की बात की जाए तो डायरेक्टली उनके अकाउंट हैक नहीं होंगे। जो हाई प्रोफाइल अकाउंट हैक हुए हैं उसके हैक होने का रीजन ट्विटर का इंटरनल सिक्योरिटी या टूल सिस्टम रहा है, जिसमें माइट भी उन्हें शक है कि उनके किसी एम्प्लॉय का कॉर्पोरेट अकाउंट को हाईजैक करके ये हैकिंग हुई है जी। यूजर एंड से सोशल मीडिया के ना सिर्फ ट्विटर बल्कि दूसरे अकाउंट भी पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकाउंट है हमारे फोन नंबर से लिंक्ड है
जी तो जैसे ही कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है हमारे पास एक मैसेज आ जाता है हमारे फोन पर। ईमेल पे मे बी पर्सन जो है वो चेक करने में टाइम लेता है, मगर हमारे मोबाइल नंबर पर एसएमएस आ जाता है कि देयर वाज समथिंग एक्टिविटी हैपन इन योर अकाउंट। जी तो जो भी आम पब्लिक, पॉलिटिशियन या बिजनेस पर्सन जिस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सेफ है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी मगर एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया पर अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना डाले, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अकाउंट है हाईजैक होने की संभावना है, उसके पीछे रीजन सोशल इंजीनियरिंग अटैक ही है। जी। लेकिन जी प्रिया जी, अगर एक आम आदमी के हिसाब से हम बात करें तो ऐसी और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिनसे हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम सेफ रख सकते हैं और हैकिंग के खतरे को बिल्कुल कम कर सकते हैं? सबसे पहला कि आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कीजिए। जी सेकंड, अपना ईमेल एड्रेस। जी यूजुअली देखा जाता है कि पर्सन अपना वो ईमेल एड्रेस डालता है जिसे वो सिर्फ उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यूज लेता है, उसके बाद में उसे चेक नहीं करता। जी तो अपना कॉमन अकाउंट नंबर डालिए और अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ सभी लोगों को जो सुन रहे हैं, वो अपना वो मोबाइल नंबर ना डाले जो उन्होंने अपने बैंक में लिंक करवा रखा है। जी आप लोगों को दो सेपरेट फोन आज के टाइम में सबके पास होते हैं, आप दो सेपरेट सिम रखिए। एक सिम वो होगी जहाँ पे आपके सारे सोशल मीडिया रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कनेक्टेड हो, और सेकंड सिम आप वो रखिए जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहे। जी यही एक मेजर चीज है अपने अकाउंट्स को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बैंकिंग अकाउंट हो, किसी भी तरह के अकाउंट को सिक्योर रखने का। जी बिल्कुल प्रिया जी, आप हमारे साथ में जुड़ी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता, अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपत्ति के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरीके से मारपीट की, इस मामले पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है और जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद दिल दुखाने वाली है। क्योंकि एक तरफ पुलिस पति पत्नी को पीट रही है तो दूसरी ओर उनके बच्चे रो रहे हैं और अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को वायरल हुए इस वीडियो पर जैसे ही बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया। गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है और साथ ही साथ जांच के भी आदेश दिए हैं। और इसी बीच विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला लगातार जारी है। आपको बता दें, पूरा मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के किसान दंपत्ति की जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेके, और कहा जा रहा है कि पुलिस की बर्बरता के कारण उस दलित दंपत्ति ने जहर भी खाया। आपको बता दें कि पति और पत्नी फिलहाल अस्पताल में है, जहां पर पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया है। जिलाधिकारी एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक को पद से हटाने के बाद मुख्यमंत्री ने जांच की भी घोषणा कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला शहर के कैंट थाना क्षेत्र का है। शहर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए यहां पहुंची थी और जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उस पर राजकुमार अहिरवार ने फसल लगाई थी। पुलिस दस्ते ने जेसीबी मशीन के जरिए इसे हटाना शुरू किया। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह शिवराज सरकार प्रदेश को आखिर लेकर कहां जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपत्ति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को नए बस अड्डों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी ने सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवहन निगम के बस अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अवध बस स्टेशन, सीतापुर के नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर समेत 6 बस अड्डों का लोकार्पण किया। वहीं इसके साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डे की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद है। मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 6 बस अड्डों की सौगात दी गई हो, वाकई में इस कोरोना महामारी के इस काल में ये वाकई जनता के लिए एक सुखद डिसीजन हम इसको कह सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है मनीष इस खबर को लेकर? देखिए, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चूंकि लखनऊ में अवध बस स्टेशन है जो बना हुआ है, उसको लेते हुए करीब 6 कुल 7 बस अड्डों का उद्घाटन उन्होंने लोकार्पण आज किया है अपने आवास से। चूंकि कोरोना संकट जारी है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में कोरोना को पे भी नियंत्रण करना और विकास के कार्य भी होते रहे और तमाम योजनाओं को भी लागू किया जाए प्रभावी तरीके से, उसका एक आज उदाहरण कह सकते हैं आप कि 6 नए बस अड्डे उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जबकि पूरी तरह से लगातार 3 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संक्रमण जारी है। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि है और इन जिलों के लिए एक बड़ी सौगात। जी बिल्कुल मनीष जी, और जिस प्रकार से हम बात करें इन 6 बस अड्डों की, तो हालांकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब ये कोरोना काल समाप्त होगा तब वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बेहतर सौगात है। और अब जैसे जैसे बस अड्डों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जा रही है, और आपने भी अभी कहा कि ठीक है कोरोना महामारी से भी निपटना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति पर भी लगाम ना लगे। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसले को किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जनता इस फैसले को किस प्रकार से लेगी? काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और इसलिए कि चूंकि इस समय एक तरह से कोरोना महामारी है, इस बीच इस तरह के फैसले और इस तरह के विकास के कार्य को एक बड़ा गिफ्ट कह सकते हैं कि मिला है उत्तर प्रदेश की जनता को। चूंकि उत्तर प्रदेश की परिवहन की बसें इस समय सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अंतर जनपदीय यात्राएं हैं उसमें कर रही है, बाकी और कोई सेवा है नहीं। तो ऐसे में नए बस अड्डे मिलना इन जिलों के लिए तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट कहेंगे, और खास करके जो अभी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से विकास की, उत्तर प्रदेश की जो सर्वांगीण विकास है उसको लेके, यातायात के साधन हो, सड़कों का निर्माण हो। अभी कुछ दिन पहले लगभग 22.50 करोड़ की परियोजनाओं की, विभिन्न परियोजनाओं की का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था, जिसमें तमाम सड़कें बननी है, जिला मुख्यालय जिससे जुड़ने हैं, तमाम स्टेट हाईवे का निर्माण पूरा हुआ है या निर्माण शुरू हुआ है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने के लिए और आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए इन जिलों को तो एक बड़ी सौगात मिली है। बिल्कुल मनीष जी, और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि बस अड्डों का तो चलो शिलान्यास कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश की बसों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों की अगर बात करें, तो क्या उन पर भी अब अगला कदम उठा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, अब जैसा कि जो 6 बस अड्डे मिले हैं, जो एक राजधानी लखनऊ में आज जिस बस अड्डे का उन्होंने लोकार्पण किया, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शहर में जाम की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो पूर्वी हिस्सा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वहां की बसें वहां से जाया करेंगी, तो एक बड़ी सौगात है, बड़ा कहें एक तरह से बहुत काफी बड़ी सुविधा उपलब्ध हो गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जो जिनको शहर के अंदर नहीं आना होगा वहीं से उनको बसें मिलेंगी। और लगातार देखिए कि कोटा से छात्रों को लाना हो, प्रवासी मजदूरों को लाना हो, या जो भी प्रवासी श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश आई, उनसे जो यात्री थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश परिवहन की अहम भूमिका रही है। और कहीं न कहीं इसी को ध्यान में रख के ये बड़ा आज जो बस अड्डों का लोकार्पण हुआ है उसी कड़ी में देखा जा सकता है। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा कि उसी कड़ी में इसको देखा जाना भी चाहिए। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में अब डेरा डाल दिया। वो यहां 4 दिन तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्र 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे। नृपेंद्र मिश्र के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल भी अयोध्या पहुंचा, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इसी बैठक में भाग लेने के लिए नृपेंद्र मिश्र अयोध्या आए हैं और 4 दिनों तक अयोध्या में प्रवास करेंगे। नृपेंद्र मिश्र की यात्रा कई मायनों में अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। वैसे अभी तक पीएमओ से औपचारिक या फिर अनौपचारिक तौर पर पीएम मोदी के अयोध्या कार्यक्रम को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रस्ट के लोग और अयोध्या के संत लगातार प्रधानमंत्री मोदी से अयोध्या आने की अपील कर रहे हैं।
18 जुलाई को होने वाली बैठक में मंदिर निर्माण समिति में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 जुलाई को आयोजित बैठक से पहले राम मंदिर निर्माण के मॉडल और डिजाइन पर चर्चा शुरू कर दी है और इसके लिए फैजाबाद सर्किट हाउस में आज सुबह 10 बजे से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, रामलला के सुरक्षा सलाहकार बीएसएफ के पूर्व डीजी के शर्मा, आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता, कमिश्नर एमपी अग्रवाल, डीएम अनुज कुमार झा, एसएसपी आशीष तिवारी भी इस बैठक में मौजूद है। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर के आकार प्रकार से लेकर अयोध्या के समग्र विकास पर भी चर्चा होनी है। नृपेंद्र मिश्र कमिश्नर और जिलाधिकारी से अयोध्या के विकास की योजनाओं पर भी फीडबैक लेंगे। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से नृपेंद्र मिश्र जी अयोध्या पहुंचे और सुबह 10 बजे से ही बैठकों का दौर शुरू है, तो हम कह सकते हैं कि अब राम मंदिर निर्माण को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है और तेजी से इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है। उमंग, अयोध्या की भूमि पूजन का कार्य कई बार टल चुका है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सारी चीजें बार बार टालनी पड़ रही हैं और कई बार तारीखें टल चुकी हैं। लेकिन अब राम मंदिर के निर्माण में कोई भी देर नहीं होगी क्योंकि 18 जुलाई को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बहुत एक बड़ी बैठक करने जा रहा है और उस बैठक में उस तारीख का भी जिक्र किया जाएगा कि जब भूमि पूजन होगा। और ये संभावना जताई जा रही है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ सकते हैं और भूमि पूजन कर सकते हैं। इस संबंध में जब न्यूज इंडिया ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी हैं, उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है और उनको पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री समय निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर निर्माण शुरू हो, इसके लिए पूजन करना आवश्यक है और सब संतों की इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करें और भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए एक शुरुआत करें। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, ये बात तो है ही और साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण को लेकर अभी जो बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई है, क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर उसमें बात हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से मंदिर निर्माण में तेजी आई है, जिस तरीके से ट्रस्ट ने लगातार बैठकें करी हैं, आज नितिन जी भी पहुंचे हैं और उस तैयारियों को लेकर के ये लग रहा है कि अगस्त महीने में के प्रथम सप्ताह में ये चीजें शुरू हो जानी चाहिए। सबसे पहले वो मंदिर की जो पूजा होगी, जो भूमि पूजन होता है, उसकी तारीख तय करी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से बात करी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपने सूत्र बताते हैं 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री का आने का बिल्कुल तय प्रोग्राम ये है। और जो रामलला के जो मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं, जब न्यूज इंडिया ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब, उनका प्रधानमंत्री का आना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर का विवाद समाप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया है और अयोध्या के जनमानस की भी एक बार ये पूरे लोगों की इच्छा है कि एक बार प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करें, वो अयोध्या आए। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पूर्व में जो राम मंदिर का मॉडल जो तैयार किया गया था, हो सकता है कि उसमें भी कुछ बदलाव किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कुछ बदलाव जाहिर है कि कुछ तौर पे बदलाव होंगे क्योंकि जो ट्रस्ट और जो नई कमेटी बनी है उसमें कई नए लोग शामिल हुए हैं और जो पहले की योजना वो काफी समय पहले की है क्योंकि लेकिन अब काम की शुरुआत होनी है। तो जो नए सदस्य अभी जो बने हुए मंदिर निर्माण के लिए उन लोगों की सहमति जरूरी है और काफी इसमें बदलाव आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयारी में सारे लोग हैं और मुझे लगता है कि जो मेरे सूत्र बताते हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में भूमि पूजन होगा, उसके बाद निर्माण कार्य तेज होगा। देखिए, क्योंकि सारी चीजें पहले से तैयार रखी गई है, भूमि का समतलीकरण पहले से किया जा चुका है वहां पर और जो पत्थरों के तराशने का काम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा लगभग हो चुका है। बस उसको व्यवस्थित तरीके से शुरू करना है, बस सिर्फ इंतजार है उस शुभ घड़ी का और प्रधानमंत्री के आगमन का। बिल्कुल चंद्रसेन जी, ये तो रही राम मंदिर निर्माण की बात, लेकिन इस खबर से थोड़ा हटकर अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो नेपाल के ओली ने जो दावा किया था उसको लेकर अयोध्या में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, मेरी अयोध्या के लोगों से जो बात हुई इसको बहुत ही भाषात्मक बताया और उन्होंने ये कहा
कि प्रधानमंत्री ओली का दिमाग फिर गया, जिस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं, ये किसी के हजम होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राम जी हैं वो नेपाल से जुड़े हुए हैं और नेपाल में ही है, तो ये बहुत ही, इसका कोई तर्क नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें अयोध्या की, तो सारे वो लक्षण वहां पे मिलते हैं कि जहां पर राम जी का जन्म हुआ था, सरयू नदी वहीं पर बहती है और वो सारे साक्ष्य आज की तारीख में वहां उपलब्ध हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था, और सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा गया था कि जहां पर अयोध्या है उसके पास में नदी बहती, सरयू नदी वहां पाई गई है। और रामायण एक ऐसा तथ्य है कि राम सेतु से लेके जो सारी चीजें अभी तक श्रीलंका से लेके जितने भी साक्ष्य सब जगह पाए गए हैं, और ये बात ये अगर विज्ञान के आधार पे करें या धार्मिक आधार पे करें तो इस बात की पुष्टि हो गई है। ऐसे समय पे प्रधानमंत्री का ये नेपाल के प्रधानमंत्री का ये बयान आना, ये सिर्फ उनकी संकुचित मानसिकता का, उनके पागलपन और दिवालियापन का एक बयान ही कहा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, क्या हम इसे भारत और चीन विवाद से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देख सकते हैं, और उसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से चाइना के हाथों में वो खिलवाड़ कर रहा है और चाइना के इशारे पे जिस तरीके से भारत के संबंधों को बिगाड़ रहा है, उससे पूरे विश्व में उसकी जो छवि है वो धूमिल हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के अंदर भी इनको विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल और भारत का बहुत करीबी रिश्ता है, ये आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। आधा नेपाल तो भारत में रोजगार व्यापार के लिए आता है, और बहुत से भारतीय व्यापारी जो नेपाल में जाते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, वहां तो भारत की जो बॉर्डर है उससे नेपाल तो रिक्शे पे बैठ के लोग जाते हैं। तो कभी नेपाल और भारत की सीमा में इस तरह का विवाद नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ओली को अपनी कुर्सी बचानी थी, उस तरीके से वो चाइना की गोद में बैठ गए और चाइना के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो अंदर भीतर घात भी उनको झेलना पड़ रहा है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और खैर, इन खबरों को अगर हम देखें तो इन खबरों का वैसे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का जो ये बयान आया है इसका कोई आधार भी नहीं है, और न जाने क्या सोचकर उन्होंने ये बयान दिया, और अब वो खुद अपनी ही जगहसाई कर रहे हैं। वैसे भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और अयोध्या वासियों के लिए अच्छी खबर है कि बहुत जल्द अयोध्या वासियों को अपने आराध्य श्री राम के मंदिर की जो उनकी कल्पना है वो जल्द ही पूरी होती दिखाई देगी। फिलहाल चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। देश प्रदेश की और अन्य खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।